जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एबी मैथ्स वाईटी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं इकाई 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। यह इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। इसमें हम प्रश्न क्रमांक 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है हमारे पास। एक सहसंयोजक बंध का विषमांश विखंडन बनाता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि सहसंयोजक बंध जो है उसका विषमांश विखंडन हमें यहाँ पर क्या बनाकर देता है। ठीक है, तो देखिए जो सहसंयोजी बंध होता है उसका विखंडन दो तरह से होता है, एक समांश विखंडन और दूसरा विषमांश विखंडन। ठीक है, समांश विखंडन में जो सहसंयोजी बंध में जो दो इलेक्ट्रॉन साझा करके बनते हैं तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने अपने मूलक उनको वापस रख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे एरो के सहायता से देख सकते हैं, यहाँ पे R और X के बीच में सहसंयोजी बंध है जो कि दो इलेक्ट्रॉनों की मदद से बना है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन X ने रख लिया और एक इलेक्ट्रॉन R ने रख लिया, तो यहाँ पे दो मुक्त मूलक बन के तैयार होते हैं समांश विखंडन में। लेकिन विषमांश विखंडन में आते हैं तो विषमांश विखंडन में जो साझा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोई एक मूलक रख लेता है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को कोई एक मूलक रख लेता है। ठीक है, तो यहाँ कैटायन और एनायन दो तरह के मूलक बनते हैं। ठीक, या तो राइट वाला रख लेगा या लेफ्ट वाला रख लेगा। ठीक है, तो कभी एक्स ने रखा या फिर कभी उसको आर रख लेगा। ठीक है, तो यहाँ कैटायन और एनायन बनते हैं। तो आप देख सकते हैं एक सहसंयोजक बंध का विषमांश विखंडन क्या बनाएगा, एक कैटायन तथा एक एनायन बनाएगा। ठीक, सेकंड प्रश्न है हमारे पास में, बहुबंधित बंध में आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कहलाता है। तो यह क्या होता है, इलेक्ट्रोमेमोरिक प्रभाव कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, कार्बोनियम आयन CH3- का आकार है। तो देखिए जब भी हमें किसी चीज़ का आकार पता करना होता है तो हम उसमें सबसे पहले संकरण पता करते हैं। ठीक है, क्योंकि संकरण जैसे ही पता हो जाता है तो उसके बाद उसका आकार बताना सिंपल हो जाता है। ठीक, तो हम इसका संकरण पता कर लेंगे। तो संकरण पता करने के लिए पहले इसकी संरचना बनाएंगे और सिग्मा बंध तथा इसमें उपस्थित लोन पेयरों की संख्या का योग देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम पहले इसकी संरचना बना लेते हैं। संरचना क्या होगी, देखिए CH3 है यहाँ पे और माइनस है, तो ये कार्बन है, इस पे एक माइनस चार्ज है और इसमें 3 H जुड़े हुए हैं। तो एक सहसंयोजी बंध से इधर एक H, इधर एक H और इधर एक H, तो ये इसकी संरचना होगी। अब इसमें हम देखेंगे सिग्मा बंध कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। ठीक है, तो सिग्मा बंधों की संख्या देखिए, ये है एक सिग्मा बंध, ये एक सिग्मा बंध और ये एक सिग्मा बंध, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बंध हैं। ठीक है, और लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी आई यहाँ पे 3, और 3 जब भी संख्या आती है तो ये कौन सा संकरण होता है, sp2 होता है। ठीक है, अगर 2 आती है तो sp और 3 आती है तो sp2 और 4 आती है तो sp3। ठीक, इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे sp2 संकरण है और sp2 संकरण में आप जानते हैं त्रिकोणीय संरचना होती है या आप इसे पिरामिडीय संरचना बोल सकते हैं। तो यहाँ पिरामिडीय संरचना आएगी इसका आंसर। ठीक है, जो CH3- आयन है कार्बोनियम आयन, इसका आकार जो होगा वो क्या होगा, पिरामिडीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से किसमें शून्य प्रेरणिक प्रभाव होता है। तो यहाँ हमें बताना है प्रेरणिक प्रभाव किसमें शून्य होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। तो देखिए जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो परमाणु आबंध में ध्रुवण करने के लिए क्षमता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एथिल क्लोराइड है, इसका सूत्र होता है C2H5Cl और इसकी संरचना कुछ इस तरह से बनती है हमारे पास में। प्रेरणिक प्रभाव दर्शाने के लिए उस कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई एक विद्युत ऋणी तत्व होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें एथिल क्लोराइड में C2H5Cl में Cl जो है ये विद्युत ऋणी तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जो सहसंयोजी बंध द्वारा यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं इनमें जो क्लोरीन है ये विद्युत ऋणी ज़्यादा है, इस वजह से ये इधर के कार्बन तरफ के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये ज़्यादा विद्युत ऋणी है इस वजह से ये ऐसा करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्श्व ऋणायन और इधर कार्बन में आ जाएगा पार्श्व धनायन। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है, ये पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं जाता है, बस आंशिक रूप से यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इधर क्लोरीन की तरफ या विद्युत ऋणी तत्व की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और पार्श्व ऋणायन जो विद्युत ऋणी तत्व होता है वो पार्श्व ऋणायन ले लेता है और
जो कम होते हैं वो धनायन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। अब इसमें हमें पूछा है शून्य प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ये तो विद्युत ऋणी है, यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन है तो कार्बन विद्युत ऋणी है, यहाँ हाइड्रोजन बस अकेला है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, शून्य प्रेरणिक प्रभाव होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्न यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा। तो यहाँ पे एक कंपाउंड हमारे पास में दिया हुआ है जो कि है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन से बना एक साइकिल है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन आएगा। और इसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो OH ग्रुप के लिए प्रत्यय अल लगता है, इसलिए यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉल आ जाएगा। अब साथ में हमारे पास में यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है ये पहले कार्बन के साथ होगा। देखिए जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हम ज़्यादा वरीयता देते हैं, इसलिए हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ग्रुप के साथ में OH ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले कार्बन के साथ OH ग्रुप है इसलिए अल प्रत्यय लगाएंगे, तो 1 साइक्लोहेक्सेनॉल आ जाएगा। बट साथ में यहाँ पे 2 साइड चेन भी हैं। ठीक है, तीसरे कार्बन के साथ में एक एथिल इधर है, मिथाइल है, और एक मिथाइल इधर है, तो साइड चेन जो होती हैं उनको हम लोग, ये क्या है मेथ, लेकिन YL प्रत्यय लगा देते हैं इसमें क्योंकि ये साइड चेन है। ठीक है, तो एक और एक 2 मिथाइल हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे डाई मिथाइल, और तीसरे कार्बन के साथ हैं इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं 3 डाई मिथाइल, और पहले कार्बन के साथ में यहाँ पे OH ग्रुप है इसलिए हम 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 डाई मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न यौगिक का IUPAC नाम है। तो यहाँ पे आप ये जो कंपाउंड है इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, CH3 CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कीटोन ग्रुप होता है और इसमें 3 कार्बन है, मेथ एथ और प्रोप, इसलिए प्रोपेन तो आएगा ही। साथ में यहाँ पे कीटोन जो ग्रुप होता है उसमें कीटोन ग्रुप है इसलिए उसका जो ओन प्रत्यय होगा वो लग जाएगा, तो प्रोपेनॉल यहाँ पे प्रोपेनोन हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्न यौगिक का IUPAC नाम होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ये बेंजीन ग्रुप है, 1 2 3 4 और 5 6, तो 6 कार्बन है और यहाँ एक साइकिल दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है बेंजीन है। ठीक है, साथ में CHO है इसलिए इसे हम बेंजाइल्डिहाइड कहते हैं, और यहाँ सेकेंड कार्बन के साथ में नाइट्रोजन जो ग्रुप हुआ है ये जुड़ा हुआ है NO2, और फोर्थ कार्बन के साथ में यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे नाम इसका देंगे 4 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो बेंजाइल्डिहाइड। यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, C-H3 कार्बोनियन में कार्बन की संकरण अवस्था है। तो यहाँ पे इसकी संकरण अवस्था हमने पिछले प्रश्न में भी अभी निकाली थी, sp2 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, निम्न यौगिक में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध होते हैं। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है नेक्स्ट प्रश्न में कि कितने सिग्मा बंध हैं और कितने पाई बंध हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंपाउंड को ठीक से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम सिग्मा बंध कहते हैं, और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। ठीक है, चलिए इस यौगिक को हम थोड़ा विस्तार में बनाने की कोशिश करते हैं पहले, तो थोड़ा विस्तार से यहाँ पर बनाते हैं। देखिए जो N और C होता है इनके बीच में यहाँ पे 3 बंध बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसे इस तरह से बना दे रहा हूँ। ये NC एक हो गया, फिर इसके बाद में एक सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ एक कार्बन है, फिर यहाँ एक सिंगल बॉन्ड, और फिर ये एक NC यहाँ पे है। ठीक है, फिर आप इसे और विस्तार से देखेंगे तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन, फिर ऊपर एक CN और है, और फिर एक साइड में CN है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड हुए, ये N हुआ। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ये पता है कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो वहाँ 2 पाई और एक सिग्मा बंध होता है। ठीक है, एक क्या होगा यहाँ सिग्मा बंध होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे 2 पाई और एक सिग्मा बंध होगा, फिर यहाँ पे भी 2 पाई और एक सिग्मा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक इसी तरह से 2 पाई और एक सिग्मा बंध होगा, फिर ये जो सिंगल होता है ये सिग्मा ही बंद होता है। ठीक है, ये भी सिग्मा बंद, यहाँ 1 पाई और 1 सिग्मा होगा क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 पाई और 1 सिग्मा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होगा, ये सिग्मा बंद हो जाएगा हमारा। तो यहाँ काउंट करेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 यहाँ पे हमारे पास में कितने आ गए सिग्मा बंद। ठीक है,
9 यहाँ सिग्मा बंध आ गए हैं, पाई बंध गिन लेते हैं। तो पाई बंध देखिए यहाँ 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 ही हमारे पास में पाई बंध भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसमें सिग्मा बंध भी 9 है और पाई बंध भी 9 है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, एल्कोहल निम्न के साथ समावयवी है। तो सबसे पहले आप समावयवी तक समझिए। समावयवी क्या होता है, जिसमें अणुसूत्र जो होते हैं, अणुसूत्र ये अगर समान हो और इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण हो वो असमान हो। ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुण असमान और अणुसूत्र जो होते हैं ये समान हो तो वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। तो जो एल्कोहल होता है वो ईथर के साथ समावयवी होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम 2 अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसी तरह संपूर्ण विवरण के साथ हम इनको समझेंगे। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।